माइक पार्टी पॉलिटिक्स बाय सुनील शुक्ला। नमस्कार, लेट्स माइक के कार्यक्रम पार्टी पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील शुक्ल। आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा के चुनाव की। बिहार विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। चुनाव प्रचार बहुत सघन व्यापक रूप से सभी दलों ने चलाया। महागठबंधन के नेताओं ने भी बड़ी सक्रियता बरती, महत्वपूर्ण नेताओं ने लगातार प्रचार अभियान चलाया और एनडीए के नेताओं ने भी कई सभाएं की। अब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। आप जिस समय मैं आज भी आपसे बात ये प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय तक जो मतदान की कराने की पार्टियां हैं वो भी रवाना हो चुकी हैं और लगभग सभी जगहों पे वो पहुंच चुकी हैं। दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव में 20 जिलों के 122 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है और इसके लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों ने 2020 के अपने चुनावी उपलब्धियों को और बेहतर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने आज जो शाहाबाद और मगध का क्षेत्र है, इसमें औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, इन जिलों के कुछ इलाकों का मैंने भ्रमण किया, लोगों से बात करने की कोशिश की और ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह के चुनावी मुद्दे हैं और पहले चरण के दौरान जो चुनावी मुद्दे थे वह इन इलाकों में भी हैं या कोई और मुद्दे भी हैं। इन जिन इलाकों में मैं हूँ, इस इलाके में औरंगाबाद, अरवल, सासाराम और कैमूर, इनमें 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। आप कह सकते हैं कि अधिकांश सीटों में महागठबंधन के उम्मीदवार जीते थे। गया एक ऐसा जिला है जहाँ पे एनडीए को भी सफलता मिली थी। ये जीतनराम मांझी जी का इलाका है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब 2024 का लोकसभा का भी चुनाव होगा तो अधिकांश संसदीय क्षेत्रों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज किया। कैमूर में, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम, काराकाट, इन सभी संसदीय क्षेत्रों में महागठबंधन ने जीत दर्ज की। गया की सीट जीतनराम मांझी ने जीती जो एनडीए के सदस्य हैं। तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव परिणाम है वो भी उत्साहवर्धक है महागठबंधन के लिए। अब सवाल ये है कि एक साल के बाद यानी 2025 में इस समय जो लोक विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसमें क्या राजनीतिक स्थितियाँ बदलेंगी या 2024 का जो राजनीतिक माहौल रहा है जिसमें महागठबंधन ने अपनी राजनीतिक लोकप्रियता बरकरार रखी थी वो बना रहेगा। कुछ इलाकों में भूलने के बाद, कुछ लोगों से संपर्क करने के बाद, राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के कार्यालयों को देखने के बाद मुझे लगा कि इस इलाके में भी मतदाताओं में उत्साह है। वह अपने मुद्दों को लेकर के प्रतिबद्ध है और कमोबेश दो ध्रुवी चुनाव है। एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है। मेरा अपना ये मानना है कि जो महागठबंधन के साथ है वह इसलिए नहीं महागठबंधन के साथ है कि वह एनडीए के खिलाफ है, बल्कि वो महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि महागठबंधन सत्ता में आए। इसी तरह से जो लोग एनडीए के साथ हैं वह मात्र महागठबंधन के विरोध के कारण एनडीए के साथ नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि एनडीए सत्ता में बना रहे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने रहे। गोया कि एक सकारात्मक आंकड़ा दिखाई पड़ता है दोनों गठबंधनों के समर्थकों के बीच में। दोनों गठबंधनों के समर्थक अपने अपने मुद्दों को लेकर के स्पष्ट हैं और उन मुद्दों के प्रति उनकी अपनी प्रतिबद्धता है। दोनों गठबंधनों ने इन इलाकों में व्यापक रूप से प्रचार अभियान चलाया, जबरदस्त अभियान चलाया और ये कहा जा रहा है कि पहले और दूसरे चरण को मिला करके
जो तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे रहे, उन्होंने 171 सभाएँ की है। और इसी तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 80 से अधिक सभाएँ की हैं और उसमें से कुछ सभाएँ उन्होंने सड़क मार्गों से जाकर के हुए की। दोनों गठबंधनों के महत्वपूर्ण नेता, महागठबंधन के नेता और कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब, इन लोगों ने भी कई सभाएँ की हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने विभिन्न जिलों में पदयात्राएं भी की अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जन समर्थन हासिल करने के लिए। यह जो औरंगाबाद में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी भी प्रत्याशी हैं। उनके लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने व्यापक प्रचार अभियान चलाया और वरिष्ठ नेताओं ने भी चुनावी सभाएं की। इसी तरह से सासाराम जिले में जो उपेंद्र नाथ कुशवाहा जी हैं, एनडीए गठबंधन के सदस्य, उनकी पत्नी श्रीलता जी उम्मीदवार हैं। उनके लिए भी एनडीए के लोगों ने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए और प्रचार अभियान को संचालित किया। तो आप एक कह सकते हैं कि इस इलाके में एनडीए के लोगों ने अपनी नई जमीन तलाशने, नई उपलब्धियां हासिल करने, 2020 से बेहतर चुनाव परिणाम लाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। वहीं महागठबंधन अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की है और जो परिणाम उनको 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके पहले 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान मिले थे, उसको बरकरार रखने की वो कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहा है। मतदाता भी मुखर है। अब मैंने जिन मतदाताओं से बात की, वह अपनी बात साफ तौर से कहते हुए दिखाई पड़े। वह सरकार के प्रति अपनी नाराजगी या सरकार के प्रति अपना समर्थन वो व्यक्त करने में कोई संकोच उन्होंने नहीं किया। यह बात जो कही जा रही है लगातार कि महिलाओं के में नीतीश कुमार जी का समर्थन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन महिलाओं में भी जो युवतियां हैं, लड़कियां हैं, उनमें उस तरह का जन समर्थन मुझे नहीं दिखाई पड़ता जो उम्रदराज महिलाओं में या पहले से जो विभिन्न कार्यक्रमों के लाभार्थी रही हैं, जिनको लाभ मिला है नीतीश कुमार सरकार के कार्यक्रमों का, उनमें जो समर्थन बढ़ गया। तो एक युवतियों में इस सरकार के प्रति एक नाराजगी मुझे प्रतीत होती है। युवाओं में यह नाराजगी जबरदस्त है, वो मुखर है। वह अपने घरों में, अपने लोगों के बीच, सार्वजनिक स्थलों पर अपनी बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्थिति यहाँ तक है कि सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठतम नेताओं, जिसमें उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, वर्तमान विधायक शामिल हैं, मंत्री शामिल हैं, उनके सामने भी वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ उन्होंने वो देख रहे हैं, उसके प्रति वो मुखर हो जा रहे हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। एक बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के एक विधायक श्रीमती पूजा पाल जी, जो समाजवादी पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता था और बाद में उन समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का उनको पार्टी से निकाल दिया। उनको भी माने प्रचार खत्म होने के बाद कैमूर जिले में उनको लोगों ने देखा तो उनके सामने आक्रोश व्यक्त किया, विरोध व्यक्त किया। मतलब गोया कि लोग अपने मताधिकार को लेकर के और चुनाव की शुचिता को लेकर के वो सतर्क है और मुखर है। ये नहीं है कि केवल मतदान के दिन की वो प्रतीक्षा कर रहा है। तो इस इलाके में मैंने शाहाबाद और मगध का जो क्षेत्र है, इसमें चुनावी संघर्ष है और मेरा अपना आकलन है कि इसमें महागठबंधन को जो 2020 के चुनाव में जो उपलब्धियां हासिल हुई थी, उसका बहुत नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी चरण में सीमांचल के इलाके में भी मतदान होना है।
सीमांचल में हालाँकि कहा जाता है कि महागठबंधन के प्रभाव का क्षेत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इस इलाके में पिछली बार उल्लेखनीय सफलताएँ मिली थी। सीमांचल के ज़िले माने जाते हैं पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। इन इलाकों को ये नेपाल से सटे हुए ज़िले हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या बहुत अधिक है और जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते बल्कि विरोध करते हैं। इस नाते से महागठबंधन के असर को माना जाता है इलाकों में और इसी इलाके से पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से पप्पू यादव भी आते हैं जो कांग्रेस पार्टी में है शामिल है। हालांकि निर्दलीय उन्होंने चुनाव जीता था लेकिन वह व्यवहारिक तौर पे कांग्रेस के नेता माने जाते हैं। उनका क्षेत्र भी है और जो वहाँ से 7 बार से अधिक बार 7 बार लगभग चुनाव जीत चुके हैं सांसद का। तो यह कहा जा रहा है कि सीमांचल के इलाके में चुनाव परिणाम क्या होगा या सीमांचल के इलाके में जो 2020 के चुनाव परिणाम रहे हैं वही होंगे या अब महागठबंधन अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा। जिस तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं नीतीश कुमार जी को लेकर के अल्पसंख्यक समुदाय में एक तरह की नाराज़गी देखी जा रही है। वह नाराज़गी वक्फ बिल को जनता दल यूनाइटेड का समर्थन या भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसी नीतियां ऐसे कार्यक्रम जिसको अल्पसंख्यक समुदाय उनके हितों के अनुकूल नहीं मानता उनका समर्थन किए जाने जनता दल यूनाइटेड के द्वारा इसके कारण से अल्पसंख्यक समुदाय में नीतीश कुमार जी के प्रति एक नाराज़गी है। हालांकि पहले के चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी का समर्थन करता रहा है। इसी दूसरे और अंतिम दौर के मतदान में जो इलाके झारखंड से सटे हुए हैं उनमें भी चुनाव हो रहा है और ये ज़िले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। इन इलाकों में 2020 के चुनाव में एनडीए को ने अपने मजबूत राजनीतिक उपस्थिति दर्ज की थी और इस इलाके में महागठबंधन अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो बाढ़ के प्रभावित इलाके रहे हैं उन इलाकों में महागठबंधन ने प्रयास कर रहा है कि बाढ़ के दौरान जो सरकार के खिलाफ आरोप लगते रहे हैं लापरवाही के उसको एक मुद्दा बनाया जाए और उसके लोगों को उनके साथ जोड़ा जाए। अब ये तो चुनाव परिणाम जब आएंगे तब स्पष्ट होगा कि महागठबंधन अपनी नई जमीन तलाश पाया या एनडीए ने अपनी पकड़ मजबूत की। अगर मैं कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद और अरवल जिलों की चर्चा मैं करूं जहां पे मैंने लोगों की नब्ज पहचानने की कोशिश की तो ये कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति में से मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। अब बहुजन समाज पार्टी की कैमूर जिले में और रोहतास जिले में उपस्थिति रही है और पिछले चुनाव में कतिपय विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने जीत भी दर्ज की जिसमें चैनपुर, भभुआ, मोहनिया विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन इलाकों में बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी खड़े किए हैं और इसमें कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका स्थानीय स्तर पे असर भी है क्योंकि वह अन्य दलों में उनकी मजबूत उपस्थिति रही है। टिकट न मिलने के कारण बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हुए या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है और वो आज बहुजन समाज पार्टी के नाते चुनाव मैदान में है। लेकिन माले की उपस्थिति के कारण माले की संगठनात्मक मौजूदगी में महसूस करता हूँ खासतौर से अरवल ज़िले में, औरंगाबाद ज़िले में और रोहतास में। महागठबंधन के प्रमुख सदस्य माले ने का संगठनात्मक उपस्थिति बहुत ज़बरदस्त है इलाकों में और उन्होंने अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश भी की। इसका भी मैं समझता हूँ कि इस इलाके में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं
उनकी उपस्थिति पहले से भी रही। जगदेव बाबू जो इस इलाके में मैंने जो इस इलाके के, उस पूरे राज्य में बिहार के लेनिन कहे जाते हैं, वह अरवल ज़िले के जो कुर्था विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो निर्वाचित हुए हैं। और आगे चलकर भी जो उनकी पार्टी रही है सोशलिस्ट समाज पार्टी, उसके उम्मीदवारों ने वहाँ जीत दर्ज की। वो एक वैचारिकी है और वह वैचारिकी बनी हुई है। उसका कोई बिखराव इस तरह का नहीं है जिसका आधार पे कहा जाए कि जो एक राजनीतिक पकड़ या वैचारिक पकड़ इस इलाके में रही है, उसको वो कहीं कमज़ोर हुई हो। तो जहानाबाद लोकसभा का क्षेत्र के इलाके हैं, उन इलाकों में महागठबंधन और माले की उपस्थिति है और वो साफ-साफ दिखाई पड़ती है। उसमें एनडीए के लोगों ने कोई बहुत उसको कमज़ोर कर पाए हों, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अ, म औरंगाबाद सासाराम ज़िले की अगर आप बात करें, सासाराम में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो एनडीए के गठबंधन की पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर के, वो उम्मीदवार उनके उनके उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है। मतलब एक पूरे के पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ना होना, ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस इलाके में वो पकड़ नहीं है, जिसकी वो कोशिश करती रही है और अपने पोते अपना मुख्यमंत्री बनाने का वो सपना देखती रही है। तो और ऐसे में इलाके में पार्टी का उम्मीदवार न होना, से वो अपने इस लक्ष्य को कहाँ तक पा पाएगी कि वो अपना मुख्यमंत्री बना ले, या एक सोच का विषय हो सकता है। अब इस चुनाव को मैं मानता हूँ कि मुद्दों पे विमर्श है और उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी का, पलायन का और उद्योगों के अभाव का। क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर उद्योग रहते तो कम से कम पलायन और बेरोजगारी दोनों मुद्दों का को संबोधित किया जा सकता था, उसके उसके समाधान ढूंढे जा सकते थे। इसी तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा की मजबूत स्थिति के आधारभूत ढांचे में को बेहतर किए जाने का भी विमर्श है। लोगों का ये कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। लोगों का ये भी कहना है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की कमी है या लगभग न के बराबर है। जो वायदे भी किए गए थे पिछले चुनाव में एम्स बनाने के या बड़े अस्पताल खोले जाने के लिए, वो वायदे पूरे नहीं हुए। तो ये दोनों ऐसे विषय हैं जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं और इन दोनों मुद्दों को लेकर के लोगों में चर्चा है कि आखिर 20 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद इन दोनों मोर्चों पर सरकार इतना विफल क्यों रही। और इन कमियों को लेकर के मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति भी लोगों के मन में नाराज़गी है। हालाँकि एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि नीतीश कुमार जी को लेकर के कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई लोगों के मन में नाराज़गी है। मैं इससे असहमत हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि अगर युवाओं में नाराज़गी है, युवाओं में असंतोष है, वो सरकार के कामकाज को लेकर के अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। स्थान-स्थान पर सत्तारूढ़ दल के नेताओं, मंत्रियों, वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ उनका आक्रोश सामने आ रहा है। चुनाव के दौरान भी किसी तरह की असुविधा या किसी तरह की अनियमितता के आरोप पर वह तुरंत प्रदर्शन करने पे उतारू हो जा रहे हैं। तो यह सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री के प्रति नाराज़गी का ही परिचायक है। इसको इस रूप में नहीं, इसकी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री को लेकर के लोगों में कोई इनकम्बेंसी नहीं है। तो है और वो या उनकी जो नाराज़गी है वो प्रभावित भी कर रही है। अब ये देखना होगा कि अंतिम चरण के मतदान में लोगों की भागीदारी क्या होती है। पहले चरण में तो 65% से अधिक लोगों ने मतदान किया। उम्मीद की जा रही है और कम से कम शाहाबाद और भगत के इलाकों में तो घूमने के बाद मैं कह सकता हूँ कि लोगों में उत्साह है। चुनाव को लेकर के उनके मन में उत्कंठा भी है और इसलिए लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए या कम से कम जो पहले चरण का मतदान हुआ था उससे कम नहीं होना चाहिए। वैसे भी ये जो मगध और शाहाबाद का इलाका है, इनमें लोगों की जन भागीदारी चुनाव में होती रही है। परिणाम क्या होगा यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बिहार का चुनाव
मुद्दों पे आधारित था, लोगों के बीच विमर्श थे और लोगों ने अपने से जुड़े, अपने भविष्य से जुड़े हुए मुद्दों पे खूब चर्चा की और नेताओं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के सामने सवाल भी खड़े किए। आज बस इतना ही। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.